हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। पहले हम लोग वेक्टर फॉर्म के बिना पढ़ चुके हैं उसको, जो जनरली आप जानते थे। और वेक्टर फॉर्म में हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि आपका जो फोर्स लगता है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी और उसको आपको वेक्टर में ही पढ़ना है। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 चार्ज है और एक दूसरा चार्ज है Q2। दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हैं और सपोज कि करते हैं कि O एक पॉइंट है, एक ओरिजिन है, जिससे दोनों के जो पोजीशन वेक्टर आपको दिखा रहे हैं वो R1 और R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर R1 और वेक्टर R2। इन्हें कुछ नाम दे सकते हैं आप, जैसे इसको आप A नाम दे सकते हैं, इसको B नाम दे सकते हैं। तो अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगने वाला फोर्स हम सोचेंगे। Q1 पर एक फोर्स लग रहा है Q2 के कारण। Q1 पर लगने वाला फोर्स जो होगा वो क्या होगा? वो एक फोर्स होगा F12। सफिक्स में होता क्या है कि आपको पहले वो लिखना है जिसके ऊपर लग रहा है, और सेकंड नंबर होता है जो फोर्स को लगा रहा है। तो यानी सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज पर एक फोर्स लगा रहा है F12, जिसकी डायरेक्शन ये वाली है। अब इसी तरह से Q2 चार्ज के ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है Q1 के कारण। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन होगी ये वाली, और यहाँ पर फोर्स को आप नाम देंगे या लेबल करेंगे इसको F21 से, यानी 2 चार्ज पर लगने वाला फोर्स जो Q1 चार्ज के कारण लग रहा है। अब बात आती है कि ये जो अलोंग AB आपका जो वेक्टर लगेगा तो वो क्या होगा। आपको मैंने पहले बताया हुआ है, आप मेरे वेक्टर वाले वीडियो को देख सकते हैं कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए कि एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, और आपको उन दोनों के बीच में क्या निकालना है? डिफरेंस चेक करना है। तो ये OA और OB का डिफरेंस क्या होता है? इसका डिफरेंस निकालने का तरीका होता है कि वेक्टर AB इज इक्वल्स टू होता है पोजीशन वेक्टर OB माइनस OA। तो प्रोसेस क्या है? जो बाद वाला नंबर है उसमें से पहले वाले नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड नंबर के पोजीशन वेक्टर से फर्स्ट नंबर के पोजीशन वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये वेक्टर रूल है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको ये चाहिए, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो R1 और R2 इन दोनों का जो यहाँ पर रिजल्टेंट निकलेगा वो कितना हो जाएगा? उसको आप कहेंगे R12। क्या कहेंगे उसे? R12। और बराबर किसकी होगा? आप देख सकते हैं R12 की वैल्यू क्या होगी। R12 की वैल्यू आपकी हो जाएगी वेक्टर R12 इज इक्वल्स टू वेक्टर R2 माइनस R1। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, जो बाद में लिखा है उसके पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले को, बाद में लिखा है 2 तो उसके पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसे कोई इक्वेशन आप नाम दे सकते हैं, जैसे इक्वेशन 1 ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको इस डायरेक्शन में चाहिए, यानी R21 अगर आपको चाहिए, तो R21 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिमिलरली R21 की वैल्यू हो जाएगी वेक्टर R1 माइनस R2 हो जाएगी। इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब आपको मैग्नीट्यूड के बारे में पता होना चाहिए। ये तो वेक्टर क्वांटिटी जिसके ऊपर ये वेक्टर लगा हुआ है, ये वेक्टर क्वांटिटी। अब इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे? R12 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड बनेगा, या तो आप इसको बोल्ड लेटर में ना लिखें, नॉर्मली इसको लिखकर छोड़ दें, या दूसरा तरीका हो सकता है कि आप इसे वेक्टर में ही लिखें, लेकिन इसके ऊपर आप ये चढ़ा दीजिए, यानी मैग्नीट्यूड से उसको शो करेंगे। R21 भी इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आप। वेक्टर R21 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? या तो आप R21 कहेंगे या फिर आप क्या कहेंगे? R21 का मैग्नीट्यूड ऐसे शो करेंगे। अब एक और चीज़ आपको समझनी है, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं। सपोज कीजिए वेक्टर ए आपको दिया हुआ है, कुछ भी वेक्टर है आपके पास, उस वेक्टर की वैल्यू, चलो मैं समझा ही देता हूँ विद एग्जांपल। 4i प्लस 3j माइनस 4k एक वैल्यू आपको दे दिया। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होता है इसके जितने भी i कंपोनेंट, j कंपोनेंट, k कंपोनेंट्स हैं, इनके स्क्वायर्स को आप ऐड कर दीजिए। ये 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अब इतना डिटेल ये मैथ्स का पोर्शन है, बाद में समझाएंगे आपको, अभी आपको उसको समझ लें। माइनस 4 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 16 प्लस 9 प्लस 16, सबको ऐड कर दीजिए जो भी आएगा। तो आप यूनिट वेक्टर निकालने जा रहे हैं तो उसको कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। वो बराबर होता है कोई वेक्टर
और उसको उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास यूनिट वेक्टर निकल जाता है जो डायरेक्शन को शो करता है। अब वेक्टर ए की वैल्यू आपकी कितनी है, 4i प्लस 3j माइनस 4k विच इज डिवाइडेड बाई 16, 16, 32, 32 एंड 9 41, तो रूट 41। तो इस तरह से करके हम यूनिट वेक्टर शो करते हैं। इसको ही रेफरेंस मानते हुए अगर आपसे R1 और R12 और R21 की आप यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो आप लिखेंगे R12 कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर R12 डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? और आपको क्लियर होना चाहिए कि वेक्टर R12 का मतलब क्या है। R12 का मतलब वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ, R12 का मतलब है ये, ठीक है। ऐसे ही R2 का। अब ये क्या है, ये आपका कच्चा सामान है। फाइनलाइज करने से पहले इसको मैंने सारा कच्चा काम कर लिया है। अब यहां पर लगने वाला जो फोर्स है जिसका नाम F21 है, तो F21 में क्या हो रहा है, इस चार्ज ने इस चार्ज के ऊपर यानी Q2 चार्ज ने Q1 चार्ज के ऊपर एक फोर्स जनरेट किया है। वो फोर्स क्या है जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है F21 के द्वारा, वेक्टर F21। वो बराबर किसके होगा हमें पता है, 1/4πε0, ये तो आपको पता ही है, इनटू दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट यानी Q1 और Q2 का प्रोडक्ट विच इज डिवाइडेड बाय रेस्पेक्टिव डिस्टेंस का स्क्वायर। तो रेस्पेक्टिव डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, AB यानी R12, तो ये हो जाएगा आपका R12 वेक्टर R12 का स्क्वायर, नहीं वेक्टर नहीं, आपको तो क्वांटिटी लेनी है ना, मैग्नीट्यूड लेना है, तो R12 का स्क्वायर हो जाएगा। और साथ में ये किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, अलोंग क्या है, अलोंग AB या अलोंग R12, तो यहाँ पे आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा R12। इज इट क्लियर और नॉट? इसके बाद इसकी वैल्यू को आप लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं, 1/4πε0 डॉट Q1 Q2 इज डिवाइडेड बाई R12 की वैल्यू को आप क्या लिखेंगे, R12 की वैल्यू क्या है, R12 की वैल्यू के लिए आप यहाँ जाइए, R2 माइनस R1 है, कितना है R2 माइनस R1, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर दूसरी वैल्यू क्या है आपकी, ऊपर आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो वेक्टर होगा R12 और डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो R12 का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है R2 माइनस R1 वेक्टर का डिफरेंस। तो अब इसको कंपाइल कीजिएगा तो 1/4πε0 आपके पास है, Q1 Q2 आपके पास है। अब ये भी R2 माइनस R1, ये भी R2 माइनस R1, बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सॉरी क्यूब हो जाएगा, 2 and 1 3, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर आप मान सकते हैं 1 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए। जैसे मैंने ये 3 किया, F21 फोर्स लगा कर दिखाया, इसी तरह से दूसरा फोर्स हो जाएगा आपका F12। वो कहाँ से आएगा, F12 के लिए आप देख सकते हैं कि F12 ये लग रहा है, F12 किसके कारण लग रहा है, Q2 के कारण इस पर लगने वाला फोर्स। तो सिमिलरली आप लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं कि F12 फोर्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 इज डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, R21 या R, वो तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएंगे, R21 और यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, डायरेक्शन R21 हो जाएगा, सॉरी कैप, ठीक है। तो आप इसको जो आपका ये सोल्यूशन निकल कर आएगा, ये सोल्यूशन भी बिल्कुल इसी जैसा होगा, बस इसमें क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए नेगेटिव साइन आ जाएगा, और नेगेटिव साइन किसके बराबर हो जाएगा इसका, ये आपका F21 फोर्स के बराबर ही होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी इसकी, बाकी सब चीज़ें सेम ही होंगी। तो इसी के साथ हमारा जो कूलम्ब्स लॉ है, ये कूलम्ब्स लॉ पूरा होता है वेक्टर मेथड से। बस इसमें कुछ टर्म्स जो नहीं आई हैं उनको आप देख सकते हैं, जैसे ε0 आपने यूज़ किया, तो ε0 क्या होता है, ε0 होता है आपका परमिटिविटी। क्या होती है, परमिटिविटी होती है
और ये परमिटिविटी कब होती है? वैक्यूम में। कहाँ होती है? वैक्यूम या एयर में। ठीक है। और एक होता है आपका एप्सिलॉन या एप्सिलॉन एम यूज करते हैं हम अदर मीडियम। किसके लिए यूज करते हैं? अदर मीडियम, अदर देन वैक्यूम और एयर। ठीक है। अब इसका भी एक रिलेशन है जो मैं आपको बताऊंगा। आपको मैंने बता दिया कि एप्सिलॉन 0 जो है वो परमिटिविटी है और एप्सिलॉन एम जिस भी आप मीडियम में होते हैं अदर देन वैक्यूम और एयर। तो अगर मैं इनके बीच का रिलेशन आपको दिखाना चाहूँ तो आपको पता होना चाहिए पहली बात तो एप्सिलॉन क्या है और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। मान लीजिए कि दो चार्जेस आपके पास हैं, Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं और ये दोनों चार्जेस आपके किस में हैं? ये दोनों चार्जेस अगर वैक्यूम में हैं तो उसके लिए उन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को आप रिप्रेजेंट करेंगे F नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस रेस्पेक्टिव डिस्टेंस R हो जाए। यही चीज आपको देखना, ये मान लीजिए आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। अगर आपके पास इन दोनों को किसी और मीडियम में वो बता दिया जाए कि मीडियम आपका अदर देन एयर और वैक्यूम है, ये तो आपका वैक्यूम की कंडीशन हो गई। अदर देन अगर वैक्यूम और एयर होगा, कोई और मीडियम आपको दे दिया, उसके लिए आपसे वो Q1 और Q2 चार्ज के बीच में सेम डिस्टेंस R पर फोर्स की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में आप उसे FM से रिप्रेजेंट कीजिए, यानी कोई और मीडियम है, अदर मीडियम आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं 1/4 पाई। यहाँ एप्सिलॉन यूज़ करेंगे आप, एप्सिलॉन नॉट नहीं करेंगे। एप्सिलॉन नॉट आप कब करेंगे? जब आप उसको वैक्यूम में देख रहे हैं। तो अब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो गया? Q1 Q2 अपॉन, बाकी तो चीज़ सेम ही आनी है, R स्क्वायर हो जाएगा। R2 गलत लिखा गया। इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब हमें रिलेशन बनाना है इन दोनों के बीच में, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के बीच में। तो एक और रिलेशन में मिल जाएगा किसके बीच में? F नॉट और जो भी आपका मीडियम आप ले रहे हैं अदर मीडियम के लिए, उनके बीच में एक रिलेशन डेवलप होगा। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से डिवाइड कर दूं तो देखिए क्या होगा। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, F नॉट बाई FM, F नॉट बाई FM is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into Q1 Q2 is divided by R square, again divided by 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये सेक्शन तो सेम ही है, ये तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अभी 4 पाई तक भी कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये आपका फोर्थ पार्ट पे आ रहा है तो ये घूमकर ऊपर पहुंच जाएगा, ये एप्सिलॉन ऊपर होगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे होगा। तो F नॉट और FM के बीच में रिलेशन ये एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है। और इसी को हम एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट करते हैं। और एप्सिलॉन R भाई साहब कौन होते हैं? इन्हें हम बोलते हैं रिलेटिव, क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिव। पेन ही खत्म हो गया। ये एप्सिलॉन R हो गया है। एप्सिलॉन R क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी की जरूरत क्या है आपको? अगर आपसे किसी और मीडियम में वो वैल्यू देता है और आपके पास एप्सिलॉन 0 की वैल्यू भी है, तो इस रिलेशनशिप से आप मिसिंग टर्म को निकाल सकते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, आपके पास जो फॉर्मूला है कूलम्स लॉ बताता है आपसे, वो बताता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कहता है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो ये होता है। अब इसका स्पेशल कंडीशन ये है कि अगर दोनों चार्जेस Q1 और Q2 दोनों के दोनों एक कूलम के हों, कितने हों? एक कूलम के हों, और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को हम कितना रख लें? यूनिट ही रख लेते हैं, 1 ही रख लेते हैं। तो उस कंडीशन में रेडियस आपका 1 हो जाए
तो फोर्स की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 इंटू 1 इज डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो f की वैल्यू आएगी आपकी, f की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? f हो जाता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाता है, जिसे हम कहते हैं 9 इंटू 10⁹। इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹ होती है। तो ये आपको याद रखना है एज ए यूनिट। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट तो आपको पता चली गई होगी, वैसे निकाल सकते हैं, और मैं लिख देता हूँ कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। यानी वेक्टर फॉर्म में जो कुछ भी इसमें है वो मैंने सब समझा दिया है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे और तेज़ी से हम कवर करेंगे। बट आपसे सहयोग की उम्मीद करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें, जिससे मुझे भी अच्छा लगे कि आपने पसंद किया। थैंक्स, हैव ए गुड नाइट।